बारिश हो रही है। आंटी चिंग दौड़ती हुई जा रही थी। वहाँ पर उन्हें एक बच्ची दिखाई देती है। वह उसे उठाकर पूछने लगी, ये बच्ची किसकी है। उसकी साथी कहने लगी, इसे यहीं पर छोड़ दो, चलो हम लोग चलते हैं। आंटी चिंग कहने लगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। वह औरत जाते हुए पूछ रही है, ये लड़की है या लड़का। आगे हमें 6 साल बाद की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर वह बच्ची कह रही है, देखो मॉम, मैं छोटी विंडमिल लेकर आई हूँ। उसकी माँ अपने बेटे से कहती है, देखो आज तुम्हारी छोटी सिस्टर वेन जाओ का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। दोनों को जेट पेंडेंट निकाल कर देती है और कहने लगी, तुम लोगों की पसंद के रोज डम्पलिंग्स भी बनाए हैं। दोनों खेलने के लिए जा रहे हैं। उनकी मॉम कहने लगी, जहाँ दूर मत जाना। जब दोनों खेल कर वापस आ रही थी, रास्ते में वेन जाओ कहने लगी, रुको भाई, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। उसका भाई कहता है, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी वादी, तुम तो मुझसे छोटी हो, और भागने लगा। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, चिंग पूछने लगी, मेरा बच्चा कैसा है। डॉक्टर कहने लगे, हम लोगों को अर्जेंट सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें तुरंत ही 50,000 रुपए की व्यवस्था करनी होगी। क्या कुछ कम नहीं चलेंगी। क्या करें मैडम, ये तो यहाँ के रूल्स हैं। तब वेन जाओ की माँ वहाँ पर ही हताश होकर बैठ जाती है। वेन जाओ उनके आंसू पोंछते हुए कहने लगी, आप बिल्कुल चिंता ना करो माँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तब वो तुरंत वेन जाओ को हक कर लेती है। तभी वहाँ से एक कपल जा रहा था। उनके यहाँ बच्चे नहीं थे। उसका पति अपनी पत्नी को शांत करता है। वेन जाओ ने ऐसा देखकर तुरंत हेल्प मांगने के लिए पहुंची। उन्होंने चिंग को पैसे दिए और उसे गोद ले लिया। चिंग कह रही है, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मुझे तो मेरी बच्ची वापस करो। वेन जाओ, हम लोग ये नहीं कर सकती हैं, चलो घर चलती हैं। यांग कहता है, मैं से एक बार दोबारा सोच लीजिए। हाँ, हम लोग अमीर लोग हैं, हम लोग के घर पर तुम्हारी बच्ची अच्छे से रहेगी और इस तरीके से आपकी हेल्प भी हो जाएगी। वेन जाओ अपनी माँ से कहने लगी, मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। वो उन लोगों के साथ में जाने लगी। चिंग कह रही है, बेटी तुम बिल्कुल ही मत घबराना, मैं पैसे इकट्ठा कर तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगी। ये डम्पलिंग्स ले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। वे लोग बच्ची को लेकर वहाँ से चले जाती हैं। उसकी माँ देखते हुए रोती रह गई। फिर हम लोगों को 15 साल बाद की कहानी बताई जाती है, जहाँ हम लोग वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर सॉन्ग को आती हुई देखती हैं। फटाक से सारे गार्ड इकट्ठा होती हैं। तब सॉन्ग कार से बाहर आता है। वहाँ पर हमारी हीरोइन ने सॉन्ग को देखा तो उसकी ओर जाने लगी। गार्ड्स ने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसके सारे रोज डम्पलिंग्स गिर जाती हैं और वेन जाओ के हाथ में चोट भी लग गई। जैसे ही सॉन्ग की नजर उस पर पड़ती है, वह वेन जाओ को सॉरी कहते हुए डम्पलिंग्स उठाने लगा, जिन्हें देखकर सॉन्ग को तुरंत याद आता है, ऐसे ही डम्पलिंग उसकी मॉम भी बनाया करती थी। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है, आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिली है। सॉन्ग कहने लगा, तुरंत मुझे वहाँ ले चलो। वेन जाओ ने उसे जाते हुए देखा तो कहने लगी, ये तो मुझे जाना जाना सा क्यों लग रहा है। इतने में वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड सैन आ जाता है। कहने लगा, तुम फिर से आ गई यहाँ पर, मैंने तुम्हें मेन एंट्रेंस से आने के लिए मना किया था, दो इसी और दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। तभी किसी का फोन आता है तो वेन जाओ वहाँ से चली गई। सैन कह रहा है, अगर मुझे कोई और मिल गई होती तो उस समय मैं तुम्हें छोड़ ही देता, और टिफिन को डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। कहने लगी, डिनर के लिए सांसई में आ जाना। ठीक है बेबी, अभी आता हूँ। उधर जैसे ही सॉन्ग होटल में पहुंचा, वेन जाओ वेट्रेस की ड्रेस में दौड़ती हुई बाहर आई। वह उसे वहाँ से देखता हुआ चला गया। मैनेजर कह रहा है, जाओ उन लोगों को सर्व करके आना। वो अपने मैनेजर से कह रही है, आपने लास्ट मंथ का बोनस अभी तक नहीं दिया। ठीक है, पहले सर्व करके तो आओ, फिर मेरे ऑफिस में आ जाना। तब वह हाँ कहते हुए वहाँ से चली गई। वो उसे देखता हुआ कह रहा है, इसका फिगर तो बड़ा ही जबरदस्त है। जब वह सामान देने के लिए डोर नॉक करती है, तभी उसे वहाँ उसका बॉयफ्रेंड दिखाई दिया। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उससे कह रही थी, बेबी देखो, मैंने आपकी फेवरेट वाइन ऑर्डर कर दी है, वो आती ही होगी, तब तक मैं बाथरूम जाकर आती हूँ। तभी वेन जाओ ने उन दोनों को देख लिया। जैसे ही निंगजू उसे किस करके वहाँ से जाती है, वेन जाओ उससे पूछने लगी, ये कौन थी। अरे वो तो मेरी बस क्लाइंट है। तो फिर वह तुम्हें किस क्यों कर रही थी। अगर तुम साफ साफ नहीं बताना चाहती हो तो मैं उसे जाकर पूछ लेती हूँ। वह उसे जाने से रोकता है। इतने में निंगजू आकर पूछने लगी, तुम लोग क्या कर रही हो। वह तुरंत हाथ छोड़कर कहने लगा, बेबी ये तो वाइन सेल करने के लिए आई थी, मुझे अकेला देखा तो जबरदस्ती सेल करने लगी। कह रही है, अगर एक्स्ट्रा बॉटल लोगी तो मैं तुम्हें स्पेशल सर्विस भी दूंगी। तभी वहाँ पर उसकी कलीग्स आकर कहने लगी, अच्छा तो इस तरीके से ये मंथ की टॉप सेलर बनती है। वेन जाओ कहने लगी, मैं तुम्हारी जीएफ हूँ और तुम मुझे इसके साथ में रहकर चीट कर रही हो। तब सैन उसे चिपकाता हुआ कहता है, बंद करो अपनी बकवास, मैंने तुम जैसी को बहुत देखा है, जो रेस्टोरेंट में रिसेस सर्व करने के लिए आती हैं और हम जैसों को परेशान करने लगती हैं। तभी वहाँ पर मैंने जाकर पूछने लगा, माफ कीजिएगा क्या हुआ, मुझे बताइए, अगर कोई परेशानी है तो मैं सॉल्व करता हूँ। तुम्हारी इस सिटी की ये फेमस होटल है और तुम लोग ऐसे एम्प्लॉय क्यों रखती हो। आदमी क्या देखे उस पर डोरे डालने लगे। जब मेरी ऑलरेडी जीएफ है। मैनेजर के इशारा करने पर अदर वेट्रेस ने वेन जाओ को पकड़ लिया। वो कह रही है, छोड़ तो मुझे, ये झूठा इंसान है। निंगजू जाकर वाइन का गिलास उठाती है और वह वाइन वेन जाओ के मुंह पर मार दी। कहने लगी, अब तो तुम्हारी आंखें खुली। सैन बताने लगा, ये किंग जाओ ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है, तुम तो इसके सामने कुछ भी नहीं हो। वो कहने
लगी, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई। सैन कहता है तुम तुरंत उससे माफी मांगो वरना तुम्हें इन कांच के टुकड़ों पर नी डाउन होना होगा। मैनेजर उन लोगों से कह रहा है अगर मेरी एम्प्लॉय इंजर्ड हो गई तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। निंगजू ने तुरंत ही अपना कार्ड निकाल कर दिया, कहने लगी अगर कुछ दिक्कत होती है तो अपनी एम्प्लॉय का जाकर इलाज करवा देना, लेकिन इसे नी डाउन तो होना ही होगा। तब बाकी भी टिश्यू से नी डाउन होने के लिए कहती हैं। वो दर्द के मारे चिल्ला रही है। निंगजू ने टिश्यू पेपर उठाया और उसके मुंह को बंद कर दिया। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। बेंजाओ को देखते ही उसे अपने बचपन की बात याद आती है, जहाँ छोटी बेंजाओ ने कहा था बड़ी होकर मैं तुमसे शादी करूंगी। प्रेजेंट में सैन उससे कह रहा है तुम अपने काम से काम रखो, तुम लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो। निंगजू तुरंत कहने लगी ये मेरे बॉयफ्रेंड पर डोरे डाल रही थी। बेंजाओ कुछ कहना चाहती है, सोंग ने उसका मुंह खोलने के लिए कहा। सैंग उसे रोकने के लिए जाता है तो सोंग ने उसका हाथ ही मोड़ दिया। निंगजू मैनेजर से कहने लगी यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उसकी हेल्प क्यों नहीं करती। तुम लोग ये मत भूलो ये होटल किंग जाओ ग्रुप का भी है। वह तुरंत गार्ड को बुलाता है। तब सोंग ने सैन को छोड़ दिया। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सोंग ने तुरंत गार्ड को पकड़ने से मना किया। मैनेजर बेंजाओ से कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निंगजू को परेशान करने की। बेंजाओ ने सोंग से कहा तुम्हारा इस मैटर से कोई संबंध नहीं है तो बीच में मत आओ। सैन कहता है तुम भाग जाओ यहाँ से। नहीं मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा क्योंकि तुम किसी को बेवजह परेशान कर रही थी। निंगजू बीच में कहने लगी तुम्हारे पास सबूत क्या है, मेरे एक कॉल करने पर यहाँ के सारे वीडियो डिलीट हो जाएंगे तो करके देख लो। वह किसी को कॉल करने लगा। सैन कहने लगा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो चलो बीवी पहले डॉक्टर के पास चलती हैं। मैनेजर तुम इन पर नजर रखना, मैं वापस आकर इन लोगों को देखती हूँ। मैनेजर कहता है पकड़ो इसे। सोंग ने एक बार फिर मना किया। तभी वहाँ पर सोंग का असिस्टेंट आकर कहने लगा क्या हुआ। मैनेजर उससे पूछता है ये कौन है। अरे ये हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। ये सुनती ही मैनेजर सोंग जाता है। तुरंत सॉरी कहा पर सोंग ने उसे जॉब से ही निकाल दिया। असिस्टेंट ने तुरंत ही वहाँ से सभी लोगों को जाने के लिए कहा तुम ठीक तो हो वरना मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। नहीं नहीं जरूरत नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेंजाओ जाती हुई लड़खड़ा रही थी। सोंग उसे गिरने से बचाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। सोंग ने तुरंत उसे छोड़ा तो वे नीचे गिर गई। वो कहने लगा माफ करना, लोगों का मेरे करीब आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके घुटनों में गहरे घाव हो गए हैं। वह उठकर कहने लगी मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, जाओ अभी जाकर अपने गाँव पर बैंडेज लगा लेना। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। वह उसे देखकर कह रही है ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। तब वह उसे आवाज देती है पर वह नहीं मुड़ा तो सोचने लगी मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ और वहाँ से आगे बढ़ गई। जैसे ही सोंग पलटता है तो वह बेंजाओ को अंदर जाता हुआ दिखता है। वह वहाँ के वर्कर से पूछता है क्या यहाँ पर कोई सोंग बेंजाओ नाम की लड़की काम करती है। नहीं ऐसी तो कोई लड़की नहीं है पर यहाँ ये बेंजाओ नाम की लड़की जरूर काम करती है। वह तुरंत डिटेल दिखाने के लिए कहता है। एन बेंजाओ की दादी के पास में मकान को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए पहुंचा है। दादी उससे कहती हैं जैसे ही तुम मेरी बेटी से शादी करोगी तो ये ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगा, अभी कर दो ना दादी, हम लोग कल ही शादी करने वाली हैं। तब दादी ने तुरंत ही पेपर साइन कर दिए। साइन होते ही वे गुंडों को बुलाकर दादी का सामान बाहर फेंकवाने लगा। जैसे ही वहाँ पर बेंजाओ आती है एक पड़ोसन कहने लगी देखो कुछ लोग तुम्हारी दादी को परेशान कर रहे हैं। वो तुरंत अंदर जाकर दादी को उठाती है तो आदमियों ने उसे ही पकड़ लिया। दादी उसे बचाने के लिए गई तो वे दादी को दूर कर देती हैं। उधर सोंग जाते हुए सोच रहा है अगर वह मेरी सिस्टर निकली तो मुझे उसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह तुरंत ही ड्राइवर को उसके पास ले चलने के लिए कहता है। गुंडा बेंजाओ से कह रहा है जितने दिनों तक तुम मेरे साथ में सोती रहोगी उतने दिनों तक तुम्हारी दादी इस घर में रह सकती है। वह दादी को दूर करके उसके साथ में जबरदस्ती करने लगा। इतने में वहाँ पर सोंग आकर गुंडों की धुलाई करता है। पिटाई खाकर सारे गुंडे वहाँ से भाग गए। वह सोंग को हेल्प करने के लिए धन्यवाद कहती है। सोंग कहने लगा मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिन्होंने बेंजाओ को गोद लिया था। उनकी यहाँ पर जुड़वा बच्चे हुए थे जिसकी वजह से उन्होंने बेंजाओ को घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि एक फॉर्च्यून टेलर ने उन लोगों से कह दिया था यह बच्ची तुम्हारे बच्चों को मार डालेगी। तब से बेंजाओ की दादी ने ही उसे पाला पोसा। प्रेजेंट में बेंजाओ ने सोंग से कह दिया मेरे पेरेंट्स हैं ही नहीं, जो कुछ है मेरी दादी ही है। तब सोंग सोच में पड़ गया आखिर मेरी बेंजाओ कहाँ है। वह कंफर्म करने के लिए तुरंत ही बेंजाओ का पेंडेंट चेक करने लगा लेकिन वह तो उसकी माँ के दिए जेट पेंडेंट से अलग था। तब वह सॉरी कहकर वहाँ से चला गया। बाद में दादी बेंजाओ को उसका रियल पेंडेंट रखने के लिए देती है जिसे देखकर उसे याद आता है उसकी मॉम ने उसे ये देते हुए कहा था ये जेट पेंडेंट अपने पास में ही रखना, जब भी मेरे पास में बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊंगी। वह रोते हुए कह रही है मोम और भाई आप लोग कब मुझे लेने के लिए आओगे। दादी आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं आपका घर आपको वापस दिला कर रहूंगी, पहले आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाती हैं। वो कहता है माँ इसने आपके साथ में क्या किया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इसे अपने साथ में मत रखो लेकिन आप उस वक्त मानी ही नहीं थी। तब उसकी छोटी
दूसरी बहन कहने लगी इसने हमारे परिवार में लेकर केवल हमारे पैसों को ही खराब किया है। दादी उससे कहने लगी तुम चुप रहो, मैंने क्या गलत कहा जो चुप रहने को कह रही हो। तब वेंजाओ उसे एक चिपका देती है कहती हुई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बात करने की। तब उसकी माँ वेंजाओ को मारते हुए कह रही है तुमने अपनी छोटी सिस्टर को क्यों मारा, क्योंकि उसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। तब उसका पति कहने लगा क्यों इसके मुंह लग रही हो। बाद में वेंजाओ से पिता कहने लगे मिस्टर सोंग यहाँ पर वापस आ गए हैं, वह सेंग्या होटल में पार्टी थ्रो कर रही है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। उसकी बहन पूछने लगी क्यों नहीं जाओगी, ये एक अच्छा मौका है, वह सिंगल तो है, तुम्हारी पटरी खा सकती है। पिता कहने लगे हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा करने से हमारी फैमिली को बड़ा फायदा हो सकता है। वेंजाओ मना करते हुए वहाँ से जाने लगी। उसके पिता रोकते हुए कहने लगी मैंने तुम्हें 50,000 युआन में खरीदा था और मेरी माँ ने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा, अब तुम्हें सब कुछ का रीपे करने का वक्त आ गया है तो तुम मना कर रही हो। अगर ऐसी बात है तो मैं चली जाऊंगी। इधर पार्टी में सॉन्ग को किसी ने ट्रंक में कुछ मिलाकर दे दिया। वहाँ पर वेंजाओ के पिता आकर कह रहे हैं मिस्टर सॉन्ग कुछ हेल्प करूँ क्या। वो उन्हें एक तरफ करता है तभी वहाँ पर वेंजाओ आ जाती है। उसके पिता कहने लगे जाओ मिस्टर सॉन्ग की जाकर हेल्प करो। वह जाते हुए उससे टकरा गई, दोनों एक दूसरे को देखने लगी। वह उसे पकड़कर अंदर ले जाती है। उसकी माँ उन्हें देखकर कहने लगी हमारा काम तो बड़ी आसानी से बन गया। तभी वहाँ पर ये सुलेन और उसकी बेटी आती है। वो लोग मिस्टर सॉन्ग को ढूंढ रहे थे। सिरोंग कहने लगी डैड शायद हम लोग लेट हो गए हैं। अंदर वेंजाओ ने सॉन्ग को ले जाकर बेड पर बैठा दिया। वह उससे पकड़कर किस करने लगा। वह तुरंत दूर होकर कहने लगी तुमने बहुत पी रखी है और वहाँ से जाने लगी। सॉन्ग उसे पकड़कर बिस्तर पर गिराता है, कहने लगा कहीं ये तुम्हारा ही प्लान तो नहीं था, क्या बात कर रही हो, तुम ही तो मेरे पास आने की बहुत समय से कोशिश कर रही थी, तो आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश ही पूरी कर देता हूँ। वह चिल्लाते हुए कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। सॉन्ग ने एक ना सुनी और उससे चिपकने लगा। वह उसे दूर करती रही। जब वह नहीं रुका तो वेंजाओ ने उसे एक चिपका दिया और खुद को तुरंत कवर किया। सॉन्ग तुरंत उठकर वहाँ से चला गया। वह देखती है वह खुद को पानी में डुबो रहा है। वेंजाओ तुरंत जाकर उसे बाहर निकालती है, कहने लगी मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। वह उसके ऊपर हाथ फेरता हुआ कह रहा है तुम मेरी छोटी बहन हो ना। इतना कहकर वह वहाँ पर बेहोश हो गया। इतने में वेंजाओ के पेरेंट्स वहाँ पर मीडिया वालों को लेकर आ गए। मीडिया वाले उससे पूछ रहे हैं क्या तुम सॉन्ग की गर्लफ्रेंड हो या ये तुम्हारे साथ में जबरदस्ती कर रहा था। वह देखती है ये सब कुछ उसके पेरेंट्स का किया धरा है। अगले दिन सॉन्ग के असिस्टेंट ने उसे बताया कि हर जगह पर न्यूज फैल गई है कि वेंजाओ आपकी गर्लफ्रेंड है, जिसे देखकर गुस्से में वह फोन फेंक देता है। असिस्टेंट उससे कह रहा है हमें कोई सोल्यूशन निकालना होगा क्योंकि इसकी वजह से कंपनी के शेयर बहुत तेजी से गिर रहे हैं। उधर वेंजाओ जैसे ही होटल में काम करने के लिए वापस जाती है तो देखती है उसका मैनेजर क्यान ली दोबारा से वहाँ पर काम करने के लिए आ गया है अपनी ब्रदर-इन-लॉ से सोर्स लगाकर। वह कहती है मिस्टर क्यान मैं यहाँ पर अपना बोनस लेने के लिए आई हूँ। वो जाकर दरवाजा बंद करता है। बोनस चाहिए तुम्हें, उसके लिए बस तुम्हें मेरे साथ में सोना होगा। उसके साथ में मौजा ही मौजा करने लगा। वह भागने की कोशिश करती है। वह उसे मारकर नीचे गिरा देता है। उसके ऊपर चढ़ गया। इतने में वहाँ पर सॉन्ग आकर उसे बचाता है। उसने अपने असिस्टेंट से कहा इससे संबंधित जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं सभी को जॉब से निकाल दो। गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से ले गए। वेंजाओ बार बार अपनी हेल्प करने के लिए सॉन्ग को थैंक्स कहती है। सॉन्ग कहने लगा इस बार थैंक्स से काम नहीं चलेगा, बदले में तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। सच वाली या फेक वाली? फेक वाली। उसके बाद मैं 3 महीने बाद तुम्हारे साथ में ब्रेकअप कर लूंगा। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें पर मंथ 1 लाख युआन का सैलरी भी दूंगा। सोचने दो मुझे। ठीक है 3 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारा ग्रुप तुम पर मेरी इमेज खराब करने का चार्ज लगाएगा। अब मैं पूरा हुआ, अब मैं चलता हूँ, रुको मैं तैयार हूँ। तभी उसके पास में उसकी मॉम का कॉल आता है। वह कहने लगी मैंने सुना है तुम्हें किसी लड़की के साथ प्यार हो गया है ओनो, पर तुम ये बात मत भूलना बचपन से ही वेंजाओ तुमसे शादी करना चाहती है और उसने खुद को बेचकर तुम्हारी जान भी बचाई थी। इसलिए अगर तुम किसी और लड़की को घर पर लाओगे तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अरे मॉम ये न्यूज वगैरह तो सारी फेक हैं। माँ ने फोन कट कर दिया। तुम मेरे साथ में मेरे घर पर रुक सकती हो, जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है पर मीडिया वालों को दिखाने के लिए हमें साथ में रहना होगा। तब वह उसे अपने साथ घर ले गया। नैनी उससे पूछने लगी यंग मास्टर आप ऐसी लड़की को घर क्यों ले आए जो एक पोजीशन वाले आदमी को देखकर अपनी बॉडी को बेचती हैं। नैनी आप बस अपना काम करो, ये कहकर वहाँ से चला गया। नैनी वेंजाओ को बताती है हमारे मास्टर के दिल में ऑलरेडी कोई रहती है, मुझे इस बारे में पता नहीं था। हाँ कैसे पता होगा, जो भी लड़की मिस्टर सॉन्ग के करीब रही है वो सब यही बात कहती है। जाओ जाकर अपने जूते बाहर उतार कर आओ, यहाँ अभी अभी पोंछा लगवाया है। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। वह रैक को खोलकर देखती है पर वहाँ पर जूते रखने के लिए कोई जगह खाली नहीं थी। तब उसने अपने जूते बाहर ही रख दिए। जैसे ही वह सुबह उठती है नैनी उससे कहने लगी मास्टर के आने से पहले तुम्हें सारे हाउस को क्लीन करना होगा। वह घर को देखकर सोचने लगी ये तो बहुत बड़ा है पर मुझे 1 लाख युआन की सैलरी भी तो मिल रही है, इसलिए साफ कर ही देती हूँ। नैनी जानकर
चौंक गई कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गई। बाकी सभी मेड भी अपने अपने काम वेनजाओ को देकर वहाँ से चली गयी। वेनजाओ ने अच्छे से सारे घर को चमका दिया और मिस्टर सॉन्ग के लिए रोज डम्पलिंग बनाने लगी। उन्हें बॉक्स में पैक करके सॉन्ग को देने के लिए पहुंची। वहाँ पर उसे सैन ने देख लिया। वो कहने लगा, हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, पर फिर भी तुम मुझे लुभाने के लिए चली आई। मैं इस लव लंच का एक भी निवाला नहीं लूंगा। मैं ये तुम्हें देने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ। वो घर मेरी दादी की जीवन भर की मेहनत की कमाई है और तुमने उसे धोखे से छीन लिया। इसके लिए मैं केस कर रही हूँ और मैं तुमसे घर वापस लेकर रहूंगी। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। वह घर अब मेरा है, मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ। वेनजाओ ने तुरंत ही उसका हाथ झटक दिया। वह कहता है, मैं उस घर में निंगजू से शादी कर रहूंगा, क्योंकि मैं तुम जैसी पुअर लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें भी दूर एक अपार्टमेंट दिलवा दूंगा, जहाँ मैं तुम्हारे साथ भी रहकर मौजा ही मौजा किया करूंगा। वेनजाओ ये सुनते ही उसे मारने गई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर टोकता है तो सेन वहाँ से भाग गया। सॉन्ग उससे कहने लगा, पता नहीं तुम कैसी लड़की हो, पर एटलीस्ट कॉन्टेक्ट पीरियड में तो मेरे साथ में ऑनेस्ट रहो। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे पास में तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सुनने का समय नहीं है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। वह उसके असिस्टेंट से कहती है, ये मिस्टर सॉन्ग के लिए लंच है, प्लीज आप जाकर उन्हें दे दीजिएगा। वो अंदर जाकर देखता है मिस्टर सॉन्ग गुस्से में है। कहीं इन्हें मिस यही से प्यार तो नहीं हो गया। बॉस, मिस यही ने आपके लिए लंच भेजा है, यहीं रख दो। उसने लंच खोलकर देखा तो उसमें रोज डम्पलिंग थे। उसे तुरंत अपनी माँ की याद आ गई। वो भी उसे ऐसे ही रोज डम्पलिंग बनाकर खिलाया करती थी। प्रेजेंट में वह डम्पलिंग खाता है और सोचने लगा, इसका स्वाद तो ठीक वैसा ही जैसे मेरी माँ बनाया करती थी। वहीं उसके घर पर मेड वेनजाओ को तंग करने में लगी हुई है। वो कचरा साफ करती जा रही है तो वहाँ पर मेड द्वारा कचरा फैला रही है। तभी एक मेड ने उसके हाथ को कुचल दिया। वो उसे दूर कर उठती है। वह वहाँ से जाने लगी तो उसे पकड़कर उसका जेट पेंडेंट छुड़ाने लगी। तब वेनजाओ ने उसे एक चिपका दिया। वह मेड नहीं मानी। उसने वेनजाओ को धक्का दिया और जेट पेंडेंट को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उन लोगों ने जेट पेंडेंट छुड़ाया, इतने में वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आ गए। कहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? सारी मेड चौंक गयी। जेट पेंडेंट को वहीं छोड़ा और तीनों दूर खड़ी हो गयी। वेनजाओ ने झट से जेट पेंडेंट को उठा लिया। सारी मेड कहने लगी, हम लोग तो बस वेनजाओ के साथ में मजाक कर रही थी। वो गुस्सा होता हुआ कहता है, ऐसे मजाक किया जाता है? तब एक मेड कहने लगी, यंग मास्टर ये लोगों की चीजों को चुराया करती है। तभी उस मेड ने सॉन्ग को भी वह जेट पेंडेंट पहने हुए देखा तो वह तुरंत माफी मांगकर चुप हो गई। वेनजाओ ने सॉन्ग को हाथ नहीं लगाने दिया। कहती है, क्या ये सब कुछ तुम करवा रही थी? और फुदक कर वहाँ से चली गई। वो पीछे से जाकर डोर को ओपन करने को कहता है। वो पेंडेंट को पकड़कर रो रही है, यानी तुम कहाँ हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, तो तुम अभी तक मुझे लेने के लिए आई क्यों नहीं? बाद में सॉन्ग ने मेड से पूछा, आज का लंच किसने बनवाया था? एक मेड कहने लगी, मैंने बनाया था। वह उससे पूछता है, तो बताओ रेसिपी रोज डम्पलिंग कैसे बनाती हैं? यंग मास्टर, मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। वह सोचने लगा, मेरी माँ तो रोज डम्पलिंग केवल सिस्टर के बर्थडे पर बनाया करती थी। उसे लगा कि ये लोग झूठ बोल रही हैं। तब वह उन तीनों को जॉब से निकाल देता है। उसने नैनी को बुलाकर डांट लगाई और कहने लगा कि मैंने तुमसे इतना कहा था कि मुझे छोटी मोटी पनिशमेंट देना, पर तुम लोगों ने तो हद पार ही कर दी। अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पर एक मेड दौड़ती हुई आकर कहती है, वेनजाओ बेहोश हो गई है। सॉन्ग तुरंत उसके पास जाकर चेक करता है। वह कहने लगा, तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। मेड उसे बताती है, फैमिली डॉक्टर छुट्टी पर है। तब वह उसे ही गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। वहाँ पर खड़ी होकर मेड कह रही है, कौन कहता है यंग मास्टर मिस यही की परवाह नहीं करती है? दूसरी मेड कहने लगी, मैंने सुना है कल जो मेड मिस यही को परेशान कर रही थी, उन लोगों को यंग मास्टर ने जॉब से निकाल दिया है। डॉक्टर सॉन्ग को बता रहे हैं, इसे बुखार बहुत तेज था और इनके इन्हीं के घाव भी अभी ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए आपको इनका ज्यादा ध्यान रखना होगा ताकि ये जल्दी से रिकवर हो सके। शिरोंग भी उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए आ रही है। वहाँ पर गार्ड उसे बताते हैं, वेनजाओ की दादी भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती है। वो सोचती हुई जा रही है, इसने मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की है, इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। रूम में जाकर उसके ऊपर पानी फेंक दिया। वेनजाओ उठकर कह रही है, तुम कौन हो? अरे तुम बड़ी चालाक हो। मेरी बड़ी आसानी से सॉन्ग की फैमिली में शादी होने वाली थी, पर पता नहीं बीच में तुम कहां से टपक पड़ी। वेनजाओ कहती है, मतलब उस रात तुमने सॉन्ग की ड्रिंक में कुछ मिलाया था। शिरोंग कहती है, तो क्या हुआ? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मुझे खा ही जाओगी। उसे मारने की कोशिश करती है। वेनजाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसका जेट पेंडेंट वहाँ पर ही गिर गया। तभी वहाँ पर नैनी आ रही थी। वह देखती है शिरोंग ने वेनजाओ को नीचे गिरा दिया है। वह उससे कही जा रही है, यहाँ कोई नहीं है। नैनी तुरंत अंदर आकर कहती है, तुमने ऐसा कैसे सोचा? उससे दूर कर वेनजाओ को बेड पर बैठाती है। कहने लगी, मैंने तुम्हें गलत समझा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। वो तो ये थी जो यंग मास्टर के साथ में कुछ गलत करना चाह रही थी। नैनी ने शिरोंग से कहा, तुम निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं यंग मास्टर से कह दूंगी कि ये सब कुछ तुमने ही किया था। शिरोंग कहती है, तुम हो कौन?
मैं यंग मास्टर की नैनी हूँ। वह हंसने लगी, कहती है तुम पैसों के लिए ही उसकी नैनी बनी हो ना, तो ये लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हूँ मैं तुम्हें देती हूँ, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी नैनी ने देखा सॉन्ग यहाँ पर आ रहा है, तो वह सिरोंग से पूछने लगी तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। मैं बस यही चाहती हूँ तुम वेन चाओ की रेपुटेशन खराब करवा दो ताकि मिस्टर सॉन्ग मेरे हो जाएं। अगर तुम ये सब कुछ आसानी से करवा दोगी तो मैं तुम्हें सॉन्ग की फैमिली में ही रहने दूंगी। सॉन्ग अंदर आते हुए कह रहा है और जोर से बोलो जरा। वह उसके पास गई तो वह उसे हाथ नहीं लगाने देता। नैनी तुरंत यंग मास्टर से कहती है इस लेडी का ही सब कुछ किया धरा है, वेन चाओ बेकसूर है। वो सिरोंग से पूछने लगा तुम तो चैन फैमिली से हो ना। सिरोंग माफी मांगते हुए कह रही है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दूर रहो, चली जाओ यहाँ से। उसने वेन चाओ को सॉरी कहा। वह वहाँ से स्ट्रिप निकाल कर जाने लगी, दरवाजे के पास में गिरने से बची। वो उसे संभालना चाहता था पर रुक गया। नैनी यंग मास्टर को बताती है वह अच्छी लड़की है। तब यंग मास्टर उससे कहने लगा नैनी मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। तभी उसे बाजू में अपनी सिस्टर का जेट पेंडेंट रखा हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत अपने जेट पेंडेंट से उस पेंडेंट को मैच करता है, जिसकी मिलते ही वह समझ गया ये तो मेरी सिस्टर वेन चाओ ही है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है ये फैमिली ने MSCI को खरीदा था। फिर 1 साल के बाद में उन लोगों के यहाँ पर जुड़वा बच्चे हो गए, तो उन लोगों ने वेन चाओ को घर से बाहर निकालने का फैसला किया। तब ये फैमिली की ग्रैंड माँ ने उसे अपने साथ में रखा और पाल पोस कर बड़ा किया। आगे वह सीढ़ियों पर बैठी हुई रो रही है, माँ आखिर आप मुझे कब लेने के लिए आओगी। रॉन्ग उसके पास आ रहा है सोचती हुई इतने सालों तक वेन चाओ ने ये सब कुछ सहा है, जिन लोगों ने भी उन्हें आज तक परेशान किया है, मैं उन सबको सबक सिखा कर रहूंगा। जैसे ही वह वेन चाओ के पास पहुंचा तो देखता है वह सीढ़ियों पर सो रही थी। वह उसे उठाता है। वेन चाओ कहने लगी भाई ये तुम ही हो ना, और वहाँ पर ही बेहोश हो गई। वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर उसे बताते हैं MSCI को बहुत कमजोरी आ गई है। टॉम उसका हाथ पकड़कर कह रहा है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर देना। उसे वहाँ पर वह पल याद आता है जब वेन चाओ ने कहा था ओनो में बड़े होकर तुमसे शादी करूंगी, और उसने उसे मना कर दिया था। फिर उसे वह पल भी याद आया कैसे उसे और उसकी दादी को लोग परेशान कर रही थी। वह तुरंत अपनी माँ को कॉल करके ये बताता है कि मुझे वो मिल गई है। सिरोंग उसकी दादी के रूम में पहुंचकर कह रही है वेन चाओ तुमने मुझसे सॉन्ग को छीना है तो मैं तुमसे तुम्हारी दादी को छीन लूंगी। उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती है। वेन चाओ को दादी सपने में दिखी। वो उससे कह रही है बेटी अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, तुम अच्छे से रहना, जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर सेंड में सॉन्ग ने वेन चाओ का फोन उठाया तो उसे पता चलता है वेन चाओ की दादी का निधन हो गया है। इतने में वेन चाओ भी उठ गई। वे कह रही है दादी कहाँ गई हो तुम। तुरंत अपना फोन देखने लगी पर वह तो सॉन्ग के पास में था। कहने लगी मिस्टर सॉन्ग प्लीज मेरा फोन मुझे वापस कर दो, मैंने अभी अभी बुरा सपना देखा, मुझे मेरी दादी से बात करनी होगी। वह उसे बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब वह उसे गले लगा लेती है। सॉन्ग उसे बताता है कि अब तुम्हारी दादी इस दुनिया में नहीं रही। वह दूर होकर कहने लगी क्या कहा, तुम्हारी ग्रैंड माँ का देहांत हो गया है, तुम झूठ बोल रही हो, उन्हें तो केवल छोटी सी स्किन इंजरी थी। वह तुरंत फोन लगाती है तो उसे पता चला कि जो कुछ सॉन्ग कह रहा है वह सब कुछ सही है। वह स्ट्रिप निकाल कर तुरंत वहाँ से जाने लगी। सॉन्ग ने उसे हक कर लिया। वह दूर हुई और कहती हुई चली गई सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सॉन्ग उसके पीछे गया, उसे उठाता हुआ कह रहा है मैं ले चलता हूँ तुम्हें। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचती है उसके पिता उससे कहने लगे तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई। पापा मैं तो यहाँ पर केवल दादी को आखिरी बार देखने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है। वेन चाओ के पेरेंट्स उसे देखकर चौंक जाते हैं। दोनों तुरंत नाटक करने लगे, आओ बेटा तुम भी दादी को आखिरी बार देख लो। वो ग्रैंड माँ को देखकर कह रही है आप उठ जाओ हमें घर चलना है। बाद में सॉन्ग उसके लिए खाना लाता है। वह हाथ मार कर उसे दूर कर देती है। कहने लगी इतने सालों तक मैं आशा में थी कि तुम और माँ मुझे ढूंढ लोगी, पर उसके लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मेरी दादी माँ को खोकर। इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे मिले ही ना होती। और वहाँ से जाने लगी। सॉन्ग उसे रुक कर कह रहा है ऐसी बात नहीं है। कैसे नहीं है, अगर तुम मुझे अपने साथ में अपने घर ना ले गई होती तो मैं यहाँ पर रहकर दादी का देखभाल कर रही होती और उन्हें कुछ भी नहीं होने देती। जैसे ही वे दादी की फ्यूनरल में पहुँचती है वहाँ पर मौजूद औरतें कहने लगी देखो ये मनुष्य यहाँ पर भी आ गई, इसने अपनी दादी को ही खा लिया। उसकी छोटी बहन ने उसे फूल नहीं चढ़ाने दिए। सॉन्ग अपनी माँ के साथ जाते हुए कह रहा है वेन चाओ का हम लोग मिलकर ख्याल रखेंगे। वो तो ठीक है पर जिन्होंने आज तक उसे इतना परेशान किया है उन्हें उसकी डबल कीमत चुकानी होगी। उधर उसकी बहन ने कहा निकल जाओ यहाँ से, तुम्हें ग्रैंड माँ को होमेज देने की कोई जरूरत नहीं है। उसका भाई कहने लगा अगर तुम ये सब कुछ करना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें अपना सिर 100 बार जमीन से मारना होगा। उसके पिता कह रहे हैं ऐसा मत करने दो, उसे यहाँ से जाने दो। तब उसकी माँ कहने लगी अरे होने तो जो कुछ हो रहा है, ऐसा करने से वह मर नहीं जाएगी। उसकी छोटी बहन ने उसका सिर पकड़कर नीचे मारा और कहने लगी तुम लोगों के लिए एक आउटसाइडर ही हो। इतने में वहाँ पर सॉन्ग अपनी माँ के साथ में पहुँच चुका था। वो तुरंत ही अंदर जाकर अपनी बेटी को ऐसा करने से रोकती हैं। वो कहने लगी माँ आप आ ही गई। वो अपनी बेटी को उठाती हैं और असिस्टेंट से कहा
कहा जाओ जाकर कार से मेडिकल किट लेकर आओ। वह वहाँ पर मौजूद सारे लोगों से पूछ रही है आखिर किसकी वजह से मेरी बेटी को इतनी चोट आई। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तब वो वेंजाओ की अडॉप्टेड माँ से कहने लगी मैंने इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपी थी पर आप लोग इसके साथ में ऐसा कर रही हो। तब उनकी छोटी बेटी बीच में आकर कहने लगी वेंजाओ के साथ में ये सब कुछ मैंने किया है तो तुम मेरे पेरेंट्स को एम्बेरस क्यों कर रही हो। उसका भाई भी कहता है हाँ ये सब कुछ हम लोगों ने किया है, वो तो मरना डिजर्व करती है। वेंजाओ की असली माँ वेंजाओ की माँ कहती है कैसे पेरेंट्स हो तुम लोगों ने अपने बच्चों को कोई संस्कार ही नहीं दिए हैं, दोनों में एक चिपका दिया। छोटी बहन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तो उसे दोबारा चिपका दिया। मिस्टर सुलन कहने लगे ये क्या कर रही हो, मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, तुम तो बस मिस्टर सॉन्ग की सपोर्ट पर निर्भर हो। मिस्टर सॉन्ग इस औरत की बातों में मत आना, इसने ही वेंजाओ को हम लोगों को बेच दिया था, ये तो बस सिंपैथी पाने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आई है। सफेद झूठ, ये तो मेरी माँ है। ये सुनते ही सारी ये फैमिली चौंक गई। वो कहती है सही सुना तुम लोगों ने, ये मेरा बड़ा बेटा है और तुम लोगों ने मिलकर जबरदस्ती मेरी बेटी को नी डाउन करवाया, तो अब तुम लोगों को भी नी डाउन होना होगा। वे लोग नहीं हुए तो सॉन्ग ने गार्ड को बुलवाया। डर के मारे वे लोग तुरंत नी डाउन हो गए और सारे लोग अपना सिर जमीन से मारने लगे। असिस्टेंट इतने में मेडिकल बॉक्स लेकर आ गया। उसकी माँ उनकी मलहम पट्टी करने लगी। वेंजाओ अपनी माँ से कह रही है इन लोगों को जाने दो। ये सुलेन कहने लगा बेटी तुम बड़ी दयालु हो, प्लीज मैडम हम लोगों को इस बार छोड़ दीजिए। ठीक है अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, अब दफा हो जाओ यहाँ से। वे लोग तुरंत ही गिरते उठते वहाँ से भाग जाते हैं। वो उसकी दादी की कब्र पर जाकर कह रही है आपका बड़ा धन्यवाद जो इतने सालों तक आपने मेरी बेटी का ध्यान रखा। वापस आने पर सॉन्ग पूछता है वेंजाओ वाकई तुम यहाँ पर रहना चाहती हो। हाँ बिल्कुल, ग्रैंड माँ की खातिर तुम्हें इस घर को टेक ओवर करना होगा। जैसे ही दोनों अंदर गयी तो वहाँ पर सैन के आदमियों ने उन लोगों को पकड़ लिया। उसकी प्रेमिका निंगजू आकर कह रही है अब ये घर मेरा है और तुम अभी भी सैन को परेशान कर रही हो। तब वेंजाओ उससे कहती है ये घर मेरा हुआ करता था। निंगजू ने आदमियों से कहा बांध दो इसे। गुंडा जाकर उसकी माँ को मारता हुआ कहता है अपना मुंह बंद रखो और वेंजाओ को पकड़कर अंदर ले गया ताकि उसके साथ में मौजा ही मौजा कर सके। इस सब में निंगजू भी उसकी मदद कर रही थी। वह वेंजाओ के कपड़े उतार रही है। वहाँ पर माँ आकर कह रही है मेरी बेटी को छोड़ दो। निंगजू उठकर कह रही है अरे वाह क्या सीन है, माँ बेटी दोनों यहीं पर हैं। उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। वह उसके चेहरे पर थूक देती है। वो उसे मारने गई तो वेंजाओ रोकते हुए कहती है मेरी माँ को कुछ मत करो वरना तुम लोगों को बड़ा पछताना पड़ेगा। वह उसके बाल खींचने लगी। वेंजाओ उन लोगों से कहती है तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए है वो मेरी माँ तुम लोगों को दे सकती है। ये सुनते ही वे लोग चौंक जाते हैं। वहाँ पर जो आदमी मौजूद थे वे लोग कहने लगे ये औरत लगता है कोई बड़ी बिग शॉट है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। निंगजू उन लोगों को रोकते हुए कहने लगी इसकी बातों में मत आना, मेरी डैड किंगजाओ ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। और रही बात सॉन्ग की माँ की, वो तो अब्रॉड में पढ़ाई कर रही थी। वह गुंडा भी कहने लगा सही कह रही हो, अगर ये इनकी बेटी होती तो इस छोटे से घर में क्यों रह रही होती। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, पहले मैं इसके साथ में मौजा ही मौजा करता हूँ फिर देखूंगा। वेंजाओ की माँ कहने लगी प्लीज उसे जाने दो। बाहर सॉन्ग ने गेट खुला हुआ देखा तो वह तुरंत दौड़कर अंदर आया और गुंडों को रोकता है। निंगजू उसे देख कहने लगी अरे वाह तुम फिर आ गए यहाँ पर, इस बार मैं तुम्हारे साथ में पुराना हिसाब किताब भी चुकता कर दूंगी। जैसे ही गुंडे ने उस पर वार किया वह उसका हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा देता है। निंगजू ने चाकू उठाकर वेंजाओ पर तान दिया। कहने लगी पास में मत आना वरना इसका खेल खत्म कर दूंगी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वो हंसने लगी अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सामने ही मारूंगी। वह उसे मारने के लिए गई। सॉन्ग ने अपने हाथ से चाकू पकड़ा और दूर कर दिया। वेंजाओ कहती है चलो मेरे साथ मैं तुम्हें बैंडेज लगाती हूँ, रुको पहले इससे निपट लूं, मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतने में वहाँ पर सैन आ गया। वह उसके पीछे छिप गई। जैसे ही सॉन्ग आगे बढ़ता है तो सैन जाकर निंगजू के पीछे छिप गया। निंगजू उससे कह रही है ये क्या कर रहे हो तुम, अरे भाई वो बड़ा आदमी है। उन लोगों ने उन दोनों को साथ में बांध दिया। निंगजू उससे कह रही है हम दोनों को जाने दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुंडे उन लोगों को बाहर से देख रही थी। वे तुरंत ही किसी को कॉल लगाते हैं। अंदर निंगजू कह रही है तुम लोगों को बताना चाहती हूँ मैं चैन फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, तो क्या करूँ, तुम्हारे डैड मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के बारे में ऐसी बात कहने की, बताओ बहन जाओ इनके साथ में क्या करें। पुलिस के हवाले कर देती हैं। बेटी ये इन लोगों के लिए काफी नहीं होगा। सॉन्ग निंगजू से कहने लगा जब हम लोग पहली बार मिली थी तुमने बहन जाओ के घुटनों में चोट पहुंचाई थी, तो अब तुम्हें इसका भुगतान करना होगा। तभी वहाँ पर निंगजू के डैड सी चैन आ जाती है। निंगजू अपने पापा से कहने लगी देखिए इन लोगों को, ये अपनी फ्रेंड के साथ में मिलकर मुझे परेशान कर रहा है। सॉन्ग उनसे कहने लगा मैंने सुना है तुम्हारा नाम ली युशवांग है, मैं तुम्हें तुम्हारी गैंग को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता हूँ। तब उसकी बेटी मुँह चलाने लगी। उसका पिता उसे शांत रहने को कहता है। वो कहने लगी पापा अगर आप इसे नहीं मारोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगी। एन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता
आता है, हाँ मास्टर ये हमें परेशान कर रहे हैं। वह अपने आदमियों से कहकर बेटी को फ्री करवाता है और कहने लगा जाओ जाकर सॉन्ग से माफी मांगो, अगर तुम नील डाउन नहीं होती हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ में बुरा व्यवहार करना होगा बेटी। वह फिर भी माफी नहीं मांगती है। तब उसका डैड अपनी बेटी की तरफ से सॉन्ग से माफी मांगता है। सॉन्ग अपना हाथ दिखाता हुआ कह रहा है देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या किया। बेटी मैंने इतनी सालों तक किंग जाओ में काम किया है, मुझे एक मौका तो दो बदलने का। तब उसकी बेटी उसे चोटी काटती है, कहती है ये क्या कर रहे हो डैड। उसका डैड मन में सोच रहा है एक बार ये माफ तो करे, बाद में हम लोग इसे देख ही लेंगे। सॉन्ग ने सैन से चाबी ली और दोनों को जेल भिजवाने के लिए कह दिया। बाद में वेंजाओ सॉन्ग की पट्टी करते हुए कह रही है तुम वाकई में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो। तब उसकी माँ बताने लगी ये चोट तो कुछ भी नहीं है, जब ये बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था तो ऐसे ऐसे कई चोटें लगी, पर ये नहीं रुका, ये तो बहुत पैसा कमाना चाहता था ताकि तुम्हें ढूंढ सके। तभी किसी का वेंजाओ के पास में कॉल आता है कि सॉन्ग को छोड़ दो वरना मरने का अगला नंबर तुम्हारा होगा। उसने पूछा कौन हो तुम, तो वह कॉल कट कर देता है। वह सॉन्ग को बताती है ग्रैंड माँ की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी। तब दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कुछ सैन सिरोंग का किया धरा है। उधर सिरोंग के पिता ने बहुत से लड़कों को बुलाया ताकि वे उनमें से किसी को चूज करे और वह उसकी शादी करवा सकें। वे उनके पास जाकर कह रही है जब तक मैं एक को और नहीं निपटा देती हूँ मैं शादी नहीं करूंगी पिताजी। तभी मेड आकर बताती है कि वेंजाओ आपसे मिलने के लिए आई हैं। लड़के उसे देखकर कहने लगे ये कौन है, अरे ये तो सॉन्ग के फियांसे है। वो सिरोंग की बेइज्जती करती है। तब वे उसे मारने के लिए गई। उसके पापा ने उसे रोक लिया और वेंजाओ को बैठने के लिए कहा। सिरोंग कहती है इसे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर चैन वेंजाओ को ही ऑफर देती है कि बेटी तुम इन तीन में से किसी एक को पसंद कर लो। वेंजाओ उनसे कहने लगी मैं इन तीनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तब एक लड़का कहने लगा इसे तो ये फैमिली ने अडॉप्ट किया था ना। मिस्टर सॉन्ग तो बस इसके साथ में मौजा ही मौजा करना चाहती होंगी। तब सिरोंग कहने लगी डैड मैं इसके साथ में अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ और उसे वहाँ से बाहर ले आई। वेंजाओ कह रही है मेरी ग्रैंड माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनके साथ में ऐसा किया। सिरोंग उससे झूठ बोलती हुई कह रही है मैंने क्या किया, वो तो बीमार थी इसलिए मर गई। वेंजाओ उसे पकड़कर कह रही है भगवान की कसम खाकर कहो ये सब, तो वे उसका हाथ झटका देती है। वेंजाओ उसके पास जाकर कह रही है मैं सॉन्ग से शादी करनी चाह रही हूँ, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रिकॉर्ड होगा। ये सुनकर सिरोंग उसे मारने के लिए गई। वो हाथ पकड़कर उसे एक चिपका देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ अगर मैं ये फैमिली से होती तो मैं इतनी हिम्मत कभी ना कर पाती, पर अब मैं सॉन्ग की वाइफ होने जा रही हूँ तो इतनी हिम्मत तो कर ही सकती हूँ। वो वेंजाओ को गला दबाते हुए कहने लगी तुम ये नहीं जानना चाहती हो मैंने तुम्हारी ग्रैंड माँ को कैसे मारा था। जैसा मैंने उनका हाल किया था वैसा ही तुम्हारा हाल करूंगी। और उसे नीचे गिरा दिया और उसका गला घोंटने लगी। जैसे तैसे वेंजाओ उससे बचती है और उसका गला दबाते हुए कहने लगी मरना तो तुम डिजर्व करती हो। वह उसे पकड़कर स्विमिंग पूल में गिरा देती है। सिरोंग आकर वेंजाओ को रोकता है कि उसे छोड़ दो। सिरोंग बाहर आकर उससे कहने लगी ये मेंटली इल है। मिस्टर सॉन्ग ये तो मुझे मारना चाहती थी, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। सॉन्ग कहने लगा मुझे तुम पसंद ही नहीं हूँ। उसकी आदमी आकर उसे पकड़ लेती हैं। वहाँ पर उसका डैड आकर कहने लगा मिस्टर सॉन्ग ये क्या करवा रही हो, ये पूछना है तो अपनी बेटी से पूछो। वो कहती है डैड मुझे कुछ नहीं पता, ये क्या बकवास कर रहा है, हमारे पास में हॉस्पिटल की फुटेज है, अगर तुम लोगों ने वह फुटेज रिकवर भी कर ली तो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वेंजाओ कहने लगी सच। वह उस पर चिल्लाती है। मिस्टर सॉन्ग उसके डैड को बताता है तुम्हारी बेटी ने किसी को मारा है, इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों को देकर यहाँ से चले जाओ। सिरोंग कहती है पिताजी ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। वे लोग उसे लेकर वहाँ से चले गए। मिस्टर चैन ने गू फैमिली के हेड से जाकर कहा सॉन्ग ने तुम्हारी बेटी को किडनैप करके रखा हुआ है, अगर तुम उसे सामने लाना चाहते हो तुम्हें एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी होगी। वो पैसा ही करता है। वेंजाओ सॉन्ग के साथ में पार्टी में पहुँचती है। दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचे वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ कहती हैं हमें तो पता ही नहीं था ये फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर इतनी सुंदर भी हो सकती है। मिस्टर चैन ने उन दोनों का वेलकम किया। वेंजाओ कहने लगी मैं बाथरूम होकर आती हूँ। जैसे ही वे बाहर आई तो वहाँ मिस्टर गू को अटैक आ गया था। वेंजाओ तुरंत ही दवा उठाकर उसकी हेल्प करती है। वो वेंजाओ को अपनी ग्रैंड डॉटर लैंसी समझ रहे हैं। वेंजाओ उन्हें बताती है आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं लैंसी नहीं हूँ, मेरा नाम वेंजाओ है। ऐसा नहीं है बेटी, तुम तो अपनी माँ की तरह ही दिखती हो, तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर हो। सच? हाँ बिल्कुल सच। जैसे ही वे अनमनी सी बाहर आती है सॉन्ग पूछने लगा क्या हुआ। वह उसे बताती है मेरी रियल फैमिली मिल गई। सॉन्ग कहता है हाँ मैं और मेरी माँ ही तो तुम्हारी रियल फैमिली है। अरे नहीं मैं तो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। तब मिस्टर चैन सॉन्ग से पूछता है तुम्हारी माँ ने 20 साल पहले एक बच्ची को अडॉप्ट किया था। वो कहने लगा आपको इससे क्या करना है। बिल्कुल करना है क्योंकि बाद में उन्होंने उसे बेच दिया था। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद लोग आपस में बातें करने लगी। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आकर सभी लोगों को बताते हैं कि वेंजाओ ही मेरी ग्रैंड डॉटर है। मिस्टर चैन कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि
क्योंकि ये तो केवल सॉन्ग के लिए खेलने की चीज है। मिस्टर गु गुस्सा होते हुए शांत रहने को कहती है, तुम ऐसे ही मेरी ग्रैंड डॉटर को ह्यूमिलेट नहीं कर सकती हो। वहाँ पर रिपोर्ट मंगवाई गई जिससे ये साबित होता है कि वेंजाओ ही मिस्टर गु की ग्रैंड डॉटर है। तब वो बताती है इसकी एक और कहानी है जहाँ पर मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने अपाहिज होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ही अपने आप को किसी को भेज दिया था ताकि मैं अपने भाई का इलाज करवा सकूं। समझे मिस्टर चैन? तभी वहाँ पर पुलिस वाले आकर मिस्टर चैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पकड़ लेती हैं। मिस्टर गु से कहते हैं तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। उसकी माँ कहती है बेटा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। माँ ये सब आप कुछ 10 बार कह चुकी हो तो क्या हुआ, मेरी बेटी है ये इतनी सुंदर। वेंजाओ मैंने सुना है तुम्हारे ग्रैंडपा की फैमिली बड़ी ही प्रॉस्पेरियस है, इसलिए अगर आगे से तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो तुम्हें उसका पलट जवाब देना होगा, वरना ये सब कुछ मुझे करना होगा। तभी वेंजाओ के पास में मैसेज आता है। वह तुरंत ही सॉन्ग के गले लग बताती है कि उसे यूएसए यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। ये सब कुछ देखकर उसकी माँ भी बड़ी खुश है। वो अपने अंकल आंटी के यहाँ पार्टी में पहुँचती है। वहाँ उसने सबको बताया कि उसे यूएसए यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। ये जानकर वहाँ मौजूद लोग चौंक जाते हैं। उसकी आंटी सॉन्ग से कहने लगी तुम मेरी बेटी से शादी क्यों नहीं कर लेती हो, तुम्हें गु फैमिली की प्रॉपर्टी भी मिलेगी। रहने दीजिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने दम पर ही इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, मुझे और किसी की सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो मेरी वेंजाओ के साथ रहना चाहता हूँ, वही मेरे लिए काफी होगा। वहाँ पर मिस्टर गु आए और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहा और सॉन्ग को अकेले में बात करने के लिए ले गए। वेंजाओ की रियल माँ ने उसे गले लगाया और अपने किए की माफी मांगी। यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो गया।